वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। रुद्रपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने फिर दोहराया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा करते हुए मोदी ने विपक्ष पर कई तरह से प्रहार किए, साथ ही स्थानीय भावनाओं मुद्दों को छुआ है। मोदी ने देवभूमि में आकर चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। कांग्रेस के प्रचार में भी तेजी आई है। कांग्रेस को स्टार प्रचारकों की फली रैली का इंतजार है। राज्य की 5 सीटों के लिए वार प्रतिवार शुरू हो गया है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरीके से धुआंधार प्रचार करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जनता तो उत्साहित थी ही उनको सुनने के लिए, कार्यकर्ता उत्साहित थे और बीजेपी जिस तेजी के साथ उत्तराखंड में प्रचार कर रही है, इसके सियासी मायने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और सभी 5 प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील कर दी है और कई ऐसे बड़े मुद्दे मंच से प्रधानमंत्री ने उठा दी है जो कि कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में खलबली मचा सकते हैं। आज उन पर भी बड़ी चर्चा होगी। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से ही चर्चा इसको लेकर कि आखिर उत्तराखंड में इस बार 5 सीटें किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी पूर्व प्रदेश मंत्री रविंद्र बजाज हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शांति प्रसाद जी, आप इसे शुरुआत भी करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से प्रचार करके गए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर जो उन्होंने बड़ी बात कही है, साथ ही साथ देवभूमि वासियों से उन्होंने बड़ा वादा भी ले लिया है, उसको लेकर अब विपक्षी खेमे में कितनी खलबली रहेगी? ये आप लोग पहले की तरह ही हैं? देखिए, उत्तराखंड देव और देवभूमि अतिथि देवो भवो की भावना रखता है। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में प्रेस ब्रीफिंग की है और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और हमने प्रधानमंत्री जी से जनता के सवाल पूछे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि बहन अंकिता भंडारी की जो हत्या, जघन्य हत्या हुई, उस पे जो वीआईपी के नाम का खुलासा आपकी सरकार नहीं कर रही है, तो क्या आप उसका खुलासा करेंगे? हमने पूछा है बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुई, उनके दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? हमने पूछा कि जो पूरे प्रदेश में महिलाओं के अपराध बढ़े हैं और विशेषकर पहाड़ों में जो महिलाओं के अपराध बढ़े हैं, उस पर क्या आप अंकुश लगा पाए? हमने पूछा कि आपके जो 5 सांसद थे वो अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए। हमने पूछा पहाड़ के जो अस्पताल हैं, चाहे वो संयुक्त चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, सीएससी है, पीएससी है, उप केंद्र है, सब डॉक्टर विहीन लगभग सब पड़े हुए हैं, ताले लगे हैं उप केंद्रों में। गर्भवती बहनें सड़कों पर जच्चा बच्चा जन्म देने को मजबूर हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि इनमें डॉक्टर आप कब भेज रहे हैं? ऐसे जनता के बहुत सारे सवाल आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल और केवल बरगलाने की बात मंच से की। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो उत्तराखंड की हित की बात हो, केवल ध्रुवीकरण वाली बात उन्होंने की, केवल राजनीति करने वाली बात की। अगर मैं ठोस शब्दों में कहूं कि केवल वो जुमलेबाजी करके गए, इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। और आप देख रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का संपत्ति उन्होंने जमा किया है, उसका नजारा आपने आज देखा है। ये लड़ाई लोकसभा की राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास ईडी, सीबीआई और इलेक्टोरल बॉन्ड का संपत्ति है और दूसरी तरफ प्रजा खड़ी है जो महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। तो निश्चित रूप से प्रजा की जीत होगी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। आप देखते रहिए। लेकिन देखिए, आप लोग शांति प्रसाद जी अपने कन्वेंस के हिसाब से जो ईडी सीबीआई पर सवाल उठा देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, राहुल गांधी को भी जमानत मिली थी सरनेम मामले में, अब सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को भी जमानत मिली, तो कई ऐसे फैसले भी आते हैं। ये सब न्याय का पार्ट होता है। इसको लेकर एक जो रॉन्ग मैसेज बार बार देने का प्रयास आप लोग करते हैं, कहीं ना कहीं खतरनाक है आने वाले समय के लिए भी। बढ़ते आगे,
हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं रविंद्र जी। देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करके गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी को ना वो भूले हैं और ना ही आप लोग को भूलने देंगे। ये मुद्दा आप लोग के सामने हमेशा रहेगा कि महिलाओं को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं। अपनी पॉलिसीज बताइए। देखिए, माननीय प्रधान जब भी उत्तराखंड आते हैं, देश भी जाते हैं, तो वो कोई भी चुनावी भाषण देते हैं तो कोई चुनावी वायदा नहीं करते हैं। वो जब भी बात करते हैं तो वो गारंटी देते हैं और निश्चित रूप से उनकी गारंटी पूरी भी होती है। आज तक कोई भी मुद्दा, कोई भी वायदा, उनकी कोई भी गारंटी ऐसी नहीं है जो उन्होंने बोला हो और पूरा ना हुआ हो। और जहां तक महिलाओं के प्रति अपराध की बात करते हैं मेरे कांग्रेस के मित्र, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना सम्मान महिलाओं का हुआ है, उतना सम्मान आज तक कभी महिलाओं को प्राप्त नहीं हुआ है। लखपति दीदी योजना से उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम प्रदेश की धामी सरकार ने किया है और केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। और इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि महिला दिवस पर पहली बार गैस सिलेंडर के अंदर एक बहुत बड़ी कटौती, 100 रुपए की कटौती महिलाओं की रसोई का बजट सुधारने के लिए की गई है। और जहां तक अन्य चीजें हैं महिलाओं के प्रति, जो ये अपराध की बात करते हैं, अपराध की दर ना केवल महिलाओं के प्रति, कॉमन अपराध भी उत्तराखंड के अंदर पहले से कम हुए हैं और जो अपराध होते भी हैं उनकी भी तुरंत रिकवरी होती है। अपराधी जेल के अंदर जाते हैं और यदि जेल के अंदर नहीं जाते हैं तो वो फिर सीधे ऊपर जाते हैं और फिर भी तो किसी तरीके से बचते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चलता है और उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं सबको सीज किया जा रहा है। तो अपराधियों के अंदर इस समय भय का माहौल है और अपराधी दूसरे प्रदेशों में शरण ले रहे हैं। मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा कि कांग्रेस शासित और अन्य विपक्षी दलों के शासित प्रदेशों में उत्तराखंड के सारे अपराधी भाग गए हैं। शीघ्र ही उनको ला करके उनके सही स्थान पर उनको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यानी कि लेकिन देखिए, अभी इसके लिए पलटवार तैयार है कि आप लोग की वॉशिंग मशीन के जरिए सब हर कोई साफ हो जाता है। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी शांति प्रसाद जी से, लेकिन अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सत्ता में काबिज होने के बाद उत्तराखंड आते रहते हैं, दौरे करते रहते हैं, आध्यात्मिक तौर पर भी वो बड़ा संदेश देने का प्रयास करते हैं, तो वो जो एक कनेक्ट है जनता से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। अब उसका फायदा क्या बीजेपी को इस बार भी मिलने वाला है? क्योंकि अब बीजेपी 14 के बाद से तो लगातार जीतती आ रही है, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? उन्नति अगर हम उत्तराखंड के अंदर पिछले 4 चुनाव देखें जी, 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और 17 और 22 का विधानसभा चुनाव, इसी तरह प्रधानमंत्री आए और एक माहौल बना के चले गए बीजेपी के पक्ष में। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद सीमाओं से बड़ा हो चुका है। कहीं ना कहीं लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब देखिए, विपक्षी दल के हिसाब से कांग्रेस को जो आरोप लगाने चाहिए वो सही है, राजनीति के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें जो उन योजनाओं से लाभान्वित हो रही है, चाहे किसी को घर मिला हो या किसी को नल मिला हो या सिलेंडर मिला हो या और लाभ मिले हो, बहुत सारी केंद्र पोषित योजनाएं हैं जो प्रदेश में भी चल रही है, उनका अगर लाभ मिला हो तो निश्चित तौर पर वो अपने को मोदी से कनेक्ट करेंगे और उन्हीं योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिला है तो वो कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो निचला तबका है, जो वोट देता है, मैं नहीं जानता कि हम लोग जो टेलीविजन में डिबेट कर रहे हैं, हम में से कितने लोग 19 अप्रैल को वोट देने जाएंगे। निश्चित तौर पर यह कहा जाता है जो एलिट क्लास होती है वो वोट देने कम जाती है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो, लेकिन यह माना जाता है कि एलिट क्लास कम जाती है और जो मिडिल और लोअर क्लास है वो ज्यादा जाती है वोट देने। और वही क्लास को अगर कोई इंपैक्ट मोदी की वजह से पड़ता है तो निश्चित तौर पर वो वोट बीजेपी को के खाते में जाएगा। और इसीलिए बीजेपी को पिछले 4 चुनाव से उत्तराखंड में बंपर लाभ होता जा रहा है। ठीक है, कुछ इश्यूज होते हैं हर चुनाव में, बेरोजगारी की समस्या सामने आती है, युवाओं की समस्या आती है, महिलाओं की आती है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य,
शिक्षा जैसी समस्याएं मुद्दे बनते हैं। ये मुद्दे हर चुनाव में होते हैं, लेकिन यही मुद्दे पिछले 4 चुनाव से भी थे। तो अगर उन 4 चुनाव से ये मुद्दे प्रभावी हो रहे थे तो इसका मतलब बीजेपी को नुकसान होना चाहिए था। लेकिन उसके उलट बीजेपी को इन मुद्दों के बावजूद मोदी के आभामंडल का लाभ मिला है, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी ये लाभ मिलने जा रहा है। बिल्कुल अरुण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और टेक्निकल पॉइंट बताया है कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज और कौन वोट देने जा रहा है इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने यहाँ पर किया है। और इसी के साथ वो जो 23 सीटें विधानसभा में रही हैं, अब बीजेपी उस पर भी वर्क करती हुई साथ के साथ नजर आ रही है। शांति प्रसाद जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की गारंटी ही ये है कि उसकी गारंटी जो है उसकी पूरी गारंटी है कि वो अपनी गारंटी को पूरा करती है, और इसका विश्वास होता है क्योंकि 2009 में आपके पास 5 की 5 सीटें थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से मोदी मैजिक चला है, अब वो आप लोग के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, अभी बहुत सारे साथी कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है। आपने देखा किस तरह से जीएसटी थोपा गया, 3 तरह का जीएसटी व्यापारियों पर लगाया गया। क्या ये गारंटी थी? मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, क्या वो काला धन वापस आया? आपने कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, क्या वो 15 लाख रुपए आपके किसी के खाते में आए? और आपने जो बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हजारों करोड़ रुपए का, और किसानों को आपने रौन दिया, बिल्कुल भी उनका कर्ज कोई माफ नहीं किया, उनका एमएसपी नहीं बढ़ाया, वो सब लोग सड़कों पर है। आज बेरोजगारी बेतहाशा रूप से बढ़ी है। इस 10 साल के टेन्योर में आप देखेंगे तो इसका भी जिक्र कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने बाकायदा जोर दिया है, शांति जी, प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो इसका जिक्र के साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में रोजगार भी बढ़ेंगे। इसका अल्टीमेट रिएक्शन जो है, सर्कमस्टांसेस जो है ऐसे ही बनते चले जाएंगे। वित्त मंत्री जी के पति ने खुलासा कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इन्होंने कलेक्ट किया वो पूरे वर्ल्ड का अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले गए। शांति जी, पति साबित कर चुके हैं। विपक्ष को इस वक्त जरूरी है कि वो अपना एजेंडा साफ कर ले, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पासा कभी भी पलट सकता है। 2009 के बाद अगर 14 में पलटा है तो 24 में भी पलट सकता है, लेकिन वक्त और समय और एजेंडा क्लियर होना चाहिए। वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमारा देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमारा एजेंडा जनता का एजेंडा है। हमारी वकालत जनता कर रही है। हमको रोजगार, हम जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनको रोजगार दिलाने का वादा कर रहे हैं। हम कर्मचारी से कह रहे हैं कि इन सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया है। ये वो सरकार है जिन्होंने ओल्ड पेंशन को खत्म किया। जो कर्मचारी कल आज में रिटायर हुए उनको ओल्ड पेंशन मिल रही है, वो सब कांग्रेस की देन थी। इस सरकार ने वो खत्म किया है। हम कर्मचारी भाइयों से कह रहे हैं कि अभी भी संभलिए, आपको ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाएगा। रविंद्र जी, जो कुछ भी कांग्रेस ने अच्छा किया था, आप लोगों ने उसे ये दिखाने के लिए कि वो बीजेपी काम कर रही है, आप लोग ने परिवर्तित इस तरीके से कर दिया कि अल्टीमेटली लोगों को नुकसान होने लगा। ये कहने का मतलब है शांति जी का? जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। लगातार ये कहा जा रहा है शांति जी की तरफ से कि आप लोग जो है जैसे ही सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं आप लोग उसको इस तरीके से अमेंड कर देते हैं जिससे अल्टीमेटली नुकसान होने लगता है, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया ओल्ड पेंशन स्कीम का। यस जी, देखिए, जो भी प्रदेश के हित में लिए गए हों, चाहे वो कांग्रेस की सरकार द्वारा लिए गए हों, चाहे अन्य द्वारा लिए गए हों, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट राय है कि प्रदेश हित के लिए सब मुद्दों को उठाया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुद्दे, कोई काम इस तरह के कांग्रेस की सरकारों ने किए होंगे जिनको बदलना जरूरी होगा तो निश्चित रूप से उनको बदला भी जाएगा। हालांकि कांग्रेस की सरकार को भी पिछले 7 साल से तो यहाँ पर भाजपा की ही सरकार है। कांग्रेस तो अब आगे आने वाले 20 साल तक कम से कम उत्तराखंड के अंदर और प्रदेश के केंद्र के अंदर भूल जाए कि कभी कांग्रेस की सरकार भी आने वाली है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की अगाध आस्था है और वो केवल कमल का फूल देखने जाते हैं बैलेट मशीन के अंदर, ईवीएम मशीन के अंदर के कमल का फूल कहां बना है उसको बटन दबा करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं, क्योंकि देश को मजबूत किया है मोदी जी ने। आज कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे मेरे मित्र, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले चाइना के अंदर अपने रोजगार करती थी, अपने प्लांट लगाती थी, अपनी फैक्ट्रियां लगाती थी, वो सारी फैक्ट्रियां धीरे धीरे भारत के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। भारत के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और भारत के अंदर से बाहर जाना लोगों ने कम किया है। हमारे देश के युवाओं में जो एक
बाहर जाने का, विदेश जाकर काम करने का क्रेज बढ़ रहा था, उसमें कमी आई है। आप थोड़ा उसका अध्ययन करेंगे मित्र, तो आपको पता लग जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर भी होम स्टे के माध्यम से इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, क्योंकि इन्वेस्टर समिट्स के जरिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं नजर आ रहा है? वो सारा इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया वो सारा जाया गया। कोई भी इन्वेस्टर इस प्रदेश में नहीं आया, बल्कि इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, अपने नेताओं को चमकाने के लिए उसका दुरुपयोग किया है और कोई काम नहीं किया है। कैसे आपको लगता है कि ये दुरुपयोग किया है? कोई तो आप लोग के पास फैक्ट होगा कि आखिर ये कैसे दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अभी तो कंपनीज आ रही हैं, MOU साइन हो रहे हैं। मैं पहाड़ में रहता हूं, मैं टिहरी से अभी जुड़ा हूं। मेरे पूरे जिले में एक भी उद्योग भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बता दे लगा हो तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी उद्योग बता दे अगर लगा हो। ऐसी ही पहाड़ों की स्थिति है। अरे हमको तो पहाड़ में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छे सड़कें, बिजली, पानी, सब के लिए अभी भी जो कांग्रेस के रिज्म की पंपिंग योजनाएं हैं वही चल रही थी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने अस्पतालों की बात की, अभी प्रतापनगर क्षेत्र की एक बहन ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका ये समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इनके सांसद कभी दिखाई नहीं देते हैं, किसी के दुख में नहीं है, सुख में नहीं है, जनता के साथ नहीं जुड़े हुए, जो अपने सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पा रहे, जो जनता का पैसा है उसको खर्च नहीं कर पा रहे, वो भी वापस चला जा रहा है। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और आप देखेंगे पूरे प्रदेश और देश में विकास के जितने आपको आयाम दिखेंगे वो सब कांग्रेस के रिज्म में है। चाहे वो अस्पताल हो, IIM हो, IITs हो, या जो आज कर्मचारी नौकरी कर भी रहे हैं वो सब कांग्रेस की देन है। इनके रिज्म में ना कोई नौकरी लगा है, ना कोई नया डॉक्टर बना है, ना इंजीनियर बना है। ये केवल धर्म और जाति की राजनीति पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता इस बात अच्छी तरह समझ चुकी है और इस चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। रविंद्र जी, जल्दी से इस बात का आप कमेंट दीजिए, काउंटर कमेंट दीजिए, फिर मैं अरुण जी का रुख कर रही हूँ। क्रांति प्रसाद जी, अगर कांग्रेस ने इतने अच्छे काम किए होते तो आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड की जनता उनको बार बार नकार रही है? पिछले 2 चुनाव लगातार आप विधानसभा के हार चुके हैं, पिछले 2 चुनाव लोकसभा के आप लगातार हार चुके हैं, इस बार आपकी तीसरी बार हार होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केवल जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, जीत हार तो पहले से तय हो चुकी है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। लड़ाई केवल अंतर बढ़ाने की है। पिछली बार हमने जो सीट 3 लाख से जीती उसको हम इस बार 5 लाख से जीतने वाले हैं। आप लिख करके नोट कर ले, उत्तराखंड की 5 सीटें 5 लाख प्लस से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी यहाँ कोई अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड की जनता के साथ लगाव है, देवभूमि के साथ लगाव है, वो इसलिए बार बार उत्तराखंड आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो विकास, अभी आप बात कर रहे थे कोई विकास नहीं हुआ है, आप ऑल वेदर रोड को देखिए जाकर के, जमरानी बांध की बात कीजिए। आप बात क्या कर रहे हैं? आपको बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे हैं, आपको कर्णप्रयाग तक जाती हुई रेल की पटरी नहीं दिखती है, तो फिर आपको छोटी चीजें आपको कैसे दिखाई दे जाएंगी? जो आज हजारों की संख्या में पहाड़ के अंदर होम स्टे बनाए हैं लोगों ने, उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, नर्सरी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, अरोमा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। आप उनकी तो बात ही नहीं करते हैं, आप केवल उन चीजों की बात करते हैं कांग्रेस ने बनाई है। तो भाई जब कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है तो कांग्रेस ही बनाती है उसको, भाई और कौन बनाता? अब आपका शासन था, आपने बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को आगे बढ़ाया है। और जो हाईवे, ठीक है, आपके पास विकास की फहरिस्त है तो उनके पास शिकायतों की भी फहरिस्त है। इस दोनों में पढ़ते हुए अरुण जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से विकास को भी गिनवाया जा रहा है और जो खामियां हैं वो भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन क्योंकि पीएम मोदी खुद ही कह रहे हैं कि अभी तीसरा टर्म बाकी है और जो मैंने अभी 10 साल काम किया है वो महज अभी ट्रेलर है। लेकिन इसी के साथ एक जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता है वो ये है कि वो सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है। उत्तराखंड में क्या ऐसी स्थिति बनती हुई आपको लगता है कि नजर आ रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड जो है ये काफी जागरूक है, और अगर हम साक्षरता दर देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमेशा ये होता है कि उत्तराखंड की जनता एक बहुत सही निर्णय देती है। जो आज तक देखने को आया है, उत्तराखंड की जनता ने कभी भी धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं दिया, हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दिया है। चाहे वो कांग्रेस को दिया या
भारतीय जनता पार्टी को दिया। और देखिए, अगर हम बात करें पुराने टाइम पर, जब हेमवती नंदन बहुगुणा पौड़ी से चुनाव लड़े थे और जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश की मशीनरी वहां लगा दी थी, उसके बावजूद पहाड़ की जनता ने अपने लाल को जिताकर लोकसभा भेजा था। तो ये जहां भावनात्मक भी है, वहां ये संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर सोचते हैं कि कहीं जाति और भेदभाव में नहीं फंसते। और देखिए, जहां तक हम जातिवाद की बात करेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में कुछ जातियां हैं, निश्चित तौर पर कुछ धर्म के अलग धर्म के लोग रहते हैं जो हिंदू धर्म से अलग है, लेकिन पहाड़ तो पूरा का पूरा हिंदू धर्म है। और वो पहाड़ की में जो वोट जाता है वो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये देवभूमि है, और इस देवभूमि के हिसाब से यहाँ बहुत सारे लोग, जो मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोग, हम जब घूमते हैं, चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे लोग हाल के दिनों में अयोध्या भी घूम के आए हैं और उन्होंने बड़ी तारीफ करी है अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बना। निश्चित तौर पर उस पर उनको गर्व है। तो वो कहीं ना कहीं लाभ भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में मिलने जा रहा है। ठीक है शांति प्रसाद जी, ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्योंकि ये बड़े बड़े मंचों से कहा जा रहा है कि जो काम 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई और अन्य पार्टियां नहीं कर सकती थी, वो काम बीजेपी ने करके दिखाया है। तो इसके फेवर में अगर आप लोग को कुछ खड़ा करना है तो आप लोग के पास कुछ ऐसा एजेंडा होना चाहिए जो डायरेक्ट असर करे। उसको आप लोग प्रमुख तौर पर ग्राउंड जीरो पर कैसे उठा रहे हैं, क्योंकि नदारद नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी मेरे मित्र बजाज साहब ने कहा ये सब बीजेपी कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं, कर्णप्रयाग रेल लाइन का शिलान्यास कांग्रेस यूपीए की सरकार ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, ए.के. एंटनी जी ने गौचर में जाकर किया। और जो ये ऑल वेदर रोड है, ये 4 धाम परियोजना के नाम से जानी जाती थी, इसका भी शिलान्यास कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। टिहरी बांध जो एशिया का बड़ा बांध है, दिल्ली को पानी दे रहा है, सिंचाई दे रहा है, बिजली दे रहा है देश को, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी, उसको इंदिरा गांधी जी ने एग्जीक्यूट किया है। हमारे मित्र ये नहीं भूल रहे, मैं टिहरी में आता हूँ, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, होटल मैनेजमेंट संस्थान हो, नर्सिंग कॉलेज हो, या चंबा जो सुकंडा देवी रोपवे हो, बहुत सारे संसाधन है, संस्थान है जो कांग्रेस ने स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, केवल छलाव के अलावा। हमने डोबरा चांटी पुल से लेके, चिन्याली सौड़ पुल से लेके, घोटी पुल से लेके और बहुत सारी पंपिंग योजनाओं के कांग्रेस के रिज्म में उनको स्थापित करने का काम किया है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी अगर फीता काटने का काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड से उनका लगाव है, तो हम पूछ रहे हैं, बाबा केदारनाथ रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। उसमें 231 किलो सोना कैसे गायब हो गया, उसका गुनहगार क्यों नहीं है, क्यों उसका खुलासा नहीं हो रहा है? हम लगातार कह रहे हैं बहन अंकिता भंडारी के हत्याकांड। ठीक है शांति जी, अब सवाल जवाब तो ले लीजिए, भाजपा परिवार अब रविंद्र जी से जवाब ले लीजिए। उन्हें उसको सलाखों में डालते हैं। ये बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। ये जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। रविंद्र जी सीधा सा आरोप वो लगा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, शिलान्यास वो लोग कराते हैं और आप लोग फीता काट कर क्रेडिट ले जाते हैं, ऐसा ही क्या? शहादत दी है, लेकिन इस सरकार ने क्या किया? ठीक है शांति प्रसाद जी, अब उनका जवाब तो सुन लीजिए, बहुत बड़ा सवाल हो गया है आपका, अब सवाल सुन लीजिए। जी रविंद्र जी, देखिए टिहरी बांध वर्षों पुराना कांग्रेस की सरकार का शिलान्यास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। जमरानी बांध का मुद्दा पिछले 30 वर्ष से आपकी सरकार में ही लटका हुआ था और क्यों नहीं हो पाया? अगर आपने टिहरी बनाया तो जमरानी क्यों नहीं बनाया? अब जमरानी बांध धरातल पर आया है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसके लिए डीपीआर स्वीकृत की है, उसके लिए पैसा स्वीकृत किया है और शीघ्र ही पूरे कुमायूं के लोगों को जमरानी बांध का लाभ मिलने वाला है। और एक वर्षों पुराना मुद्दा, दशकों पुराना, वर्षों में नहीं दशकों पुराना मुद्दा कुमायूं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है। और जहां तक आप 4 धाम मार्ग की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि जितना नेशनल हाईवेज आपकी सरकार में 1 साल में बनता था, उससे ज्यादा हमारे गडकरी जी 1 दिन में बनाते हैं। और मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे नेशनल हाईवेज के मंत्री जी की, श्री नितिन गडकरी जी की, कि उनके पास डिमांड जानी चाहिए उत्तराखंड के अंदर से या किसी भी प्रदेश के अंदर से कि हमारा इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए, इस पर निर्माण शुरू कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से वो गर्व से कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप प्रोजेक्ट लेकर आइए और आप अपना प्रोजेक्ट स्वीकृत करा कर लेकर के जाइए। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जितने हाईवेज
इन 10 सालों के दौरान बने हैं। पिछले 60 सालों के अंदर भी पूरे देश के अंदर उतने हाईवेज नहीं बने हैं। और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट विकास के दम पर ही आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी 5 की 5 लोकसभा सीटें आप लोग के खाते में जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के सामने अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आकर अपने भाषण में विकास पर फोकस किया, साथ ही देवभूमि से अपने खास सरोकार बताए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश भी की और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया है। मोदी के संबोधन में सेना, राज्य की महिलाओं के हित में उठे कदमों का जिक्र हुआ। तो निश्चित आज की रैली के बाद चुनावी माहौल और गति पकड़ेगा। जल्द ही देवभूमि में कांग्रेस की रैली होगी। इस चर्चा को यहीं फिलहाल विराम देंगे, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से दोनों ही पक्ष मेहनत करते हुए ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं, लेकिन असर किसको होता है और देवभूमि वासियों को आशीर्वाद किसका मिलता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।